जब जिन इस घर को छोड़कर चला गया है तो नीलम वहां से कहाँ गायब होगी? ये नामुमकिन है। दादा, क्या नीलम मर गई है? आप लोगों ने वहां इसकी लाश देखी है? नहीं अकबर बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ तुम वापस चलो, इस घर के अंदर जाकर देख लो फिर वो आखिर कहाँ गई। मेरा ख्याल है कि जिन इसे अपने साथ ले गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ दादा, अब हम इसे कहाँ ढूंढेंगे? सब ठीक हो जाएगा, मैं इसे तलाश करने की कोशिश करूंगा। तुम मुझसे एक वादा करो कि नीलम के जाने का दिल पर असर नहीं लोगे, वैसे ही सब्र का मुजाहरा करोगे जैसा अब तक करते आए हो। जी ठीक है। फुरकान को साथ ले जाकर इमली वाले बाबा से मिलो, इन्हें सारे हालात बताओ, देखो वो क्या कहते हैं, फिर आकर मुझे बताना। मैं अपने तौर पर भी कुछ करता हूँ, दादा गफूर ने कहा। फिर इसके बाद इन दोनों के दरमियान कोई गुफ्तगू ना हुई। दादा गफूर ने इसे खबर सुनाने को तो सुना दी और अपनी तरफ से समझा भी दिया, लेकिन खुद इनका दिल अंदर ही अंदर कटा जा रहा था। जिनका फरार और नीलम की गुमशुदगी एक सानिया था। इस खबर को सुनने के बाद अकबर पर अफसरदगी का हमला हुआ। इसे नहीं मालूम कि वो किस तरह बंस रोड पहुंचा, दादा गफूर के घर के दरवाजे तक छोड़ा, और किस तरह वो वापस अपने घर गुलशन पहुंचा। घर पहुंचा तो सब ने इसे फिक्रमंदी से देखा। अकबर ने कोशिश करके मुस्कुराने की कोशिश की। इस मुस्कुराने की कोशिश में इसकी आंखें भर आई। वो खामोशी से एक सोफे में धंस गया। साबरा उठकर इसके करीब आ गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, छोड़ा है दादा गफूर को? जी अम्मी, अकबर ने बड़ी सपाट लहजे में कहा। दादा गफूर ने क्या कहा? मामू फुरकान इसकी आंखों में देखते हुए बोले। वही जो आप ना कह सके, अकबर ने साफ लहजे में कहा। नाराज हो मुझसे? मामू फुरकान उठकर इसके दाएं जाने बैठ गए। नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं। हाँ, अलबत्ता तकदीर मुझसे जरूर नाराज है। परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। साबरा ने इसका हाथ दबाया। अम्मी, अब मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं होगा, अकबर ने मायूसी से कहा। अकबर भाई हौसला रखे, राजदा बोली। बेटा इस तरह हिम्मत हार बैठोगे तो किस तरह काम चलेगा? बाबर अली ने कहा। दादा गफूर ने कोई मशवरा दिया? मामू फुरकान ने पूछा। वो कह रहे थे कि मैं आपको लेकर इमली वाले बाबा से मिलूं, अकबर ने बताया। ठीक है, फिर हम दोनों सुबह उधर चलेंगे। अच्छा, अकबर ने मुख्तसर से जवाब दिया। वो कुछ सोच रहा था। असल में अब तक इसने जिनके फरार और नीलम की गुमशुदगी को दिल से कबूल नहीं किया था। सोचते सोचते ख्याल इसके दिल में आया। इस ख्याल के आते ही वो अपनी माँ से मुखातिब हुआ। अम्मी, घर की चाबियां कहाँ हैं? चाबी तो तुम्हारे ही पास थी बेटा। अम्मी, वो तो सिर्फ गेट के ताले की चाबी है, मैं कमरों की चाबियां मांग रहा हूँ, अलमारी की दराज में पड़ी हैं। लाऊं? हाँ अम्मी, क्या करोगे? मामू फुरकान ने पूछा। मामू, मैं खाली घर तक जाऊंगा, तमाम कमरे के ताले बंद करके देखूं। अगर वो सारे ताले बंद हो गए तो समझूंगा कि वहाँ अब कोई नहीं है, क्योंकि जब हमने घर खाली किया था तो दरवाजे का एक भी ताला बावजूद कोशिश के बाद नहीं हो सका था। राजदा ने लाकर चाबियों का गुच्छा इसके हाथ पे रखकर बोली, अकबर भाई आप अकेले जाएंगे? अकेले जाने में क्या है, जहाँ वहाँ कोई है ही नहीं, अकबर अफसरदगी से बोला। मामू को साथ ले जाओ या कहो तो मैं चलूं, बाबर अली ने कहा। अरे नहीं अबू, आप आराम से बैठे, मैं भी आया। ये कहकर वो घर से निकल गया। गाड़ी भी गेट के बाहर ही खड़ी थी। गाड़ी स्टार्ट करके इसने खाली घर की तरफ रुख किया। रात हो चुकी थी। वो खाली घर पहुंचा तो घर तारीकी में डूबा हुआ था। इस घर को देखकर एक खौफ की लहर इसके जिस्म में दाखिल हुई। इसने हिम्मत करके गेट पर पड़े ताले को खोला और गेट के दोनों पटों को जोर से धक्का दिया। गेट खुलता चला गया। वो अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ा। सबसे पहले इसने गेट और घर के दरवाजे की बत्तियां रोशन की, फिर वो घर के अंदर दाखिल हुआ। अब वो हर कमरे में दाखिल होकर लाइट जलाता जा रहा था। फिर सबसे आखिर में वो अपने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोलने से पहले इसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। इस कमरे से बहुत भयानक और दहशतनाक यादें वाबस्ता थी। फिर इसने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया और कमरे में दाखिल होकर बत्तियां रोशन की। सारे कमरों की तरह ये कमरा भी खाली पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गए थे। अब इस कमरे के फर्श पर शमा नहीं रखी थी। इसने कमरे के दरमियान खड़े होकर चारों तरफ नजरें दुराई। इसकी नजरें कुछ ढूंढ रही थी। वो नोचता है दीवार पढ़ना चाहता था, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा होता तो इसकी नजर में आता। फिर वो बाथरूम में दाखिल हुआ। लाइट रोशन की बाथरूम में भी कुछ न था। इसने ऐसे ही दरवाजे के पीछे झांका। इसका ख्याल था कि शायद दरवाजे के पीछे लगी खूंटियों पर नीलम का कोई कपड़ा वगैरह रह गया हो। खूंटियों पर कुछ न था, वो खाली पड़ी थी। लेकिन फिर वो जैसे चौंक उठा। दरवाजे के पीछे कुछ लिखा हुआ था। ये नीलम की तहरीर थी। शायद इसने अपनी लिपस्टिक से कलम का काम लिया था। इसने लिखा था, अकबर मैं तुम्हारी हूँ, मुझे भूल न जाना। इस तहरीर को देखकर अकबर के दिल पर एक बर्छी सी लगी। इसके सीने के सारे जख्म खुल गए। वो जो बड़ी मुश्किल से अपने आप को जब्त किए हुए था, जब्त के सारे बंधन टूट गए। इसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। इसने दरवाजे को पकड़ लिया, अपनी पेशानी इस तहरीर पर रख दी। अब वो सिसक कर रो रहा था। इसके जिस्म पर लर्जा तारी था और दुख आंसू बनकर इसकी आंखों से बह रहे थे। नीलम मेरी नीलम, तुम कहाँ चली गई? तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ गई? अब मैं क्या करूं नीलम, मैं क्या करूं? नीलम मेरी नीलम। इसके आंसू, इसकी हाव बका, इसकी पुकार अगर कोई सुन लेता तो उसका दिल दहल जाता। वो दरवाजे से चिपकर जाने की देर रोता रहा। तब अचानक इसे एहसास हुआ कि जैसे किसी ने अपना नर्म हाथ इसके कंधे पर रखा हो। अकबर ने फौरन पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ ना था। अब अपने आंसू पहुंचता हुआ बाथरूम से निकल आया। चंद सेकंड वो कमरे में खड़ा हुआ, फिर इसने कमरे की भी बत्ती बंद की और बाहर आ गया। इसके बाद इसने ताले में चाबी घुमाई, ताला बंद हो गया। फिर इसने एक एक करके सारे घर की बत्तियां बुझा दी और सब कमरों को मुकफल कर दिया। फिर इसने कमरे के बड़े दरवाजे में चाबी घुमाई, वो भी बंद हो गया। थके कदमों से चलता और भीगी आंखों से देखता वो गेट तक आया। गेट बंद करके गाड़ी में बैठा और घर की तरफ चल दिया। अब इसे यकीन हो गया था कि इस खाली घर में जिन है ना नीलम।
गाड़ी चलाते हुए बार बार इसकी आंखों के सामने नीलम की तहरीर आ रही थी, अकबर मैं तुम्हारी हूँ, मुझे भूल ना जाना। क्रीम कलर के दरवाजे पर लिखी हुई ये सुर्ख तहरीर इसके दिल पर छुरियां चला रही थी। इसने गाड़ी अंदर जाकर पार की। घर में इसने किसी से कोई बात ना की। चाबियों को गुच्छा साबरा के हाथ पर रखा और अपने कमरे में चला गया। साबरा ने अकबर के पीछे जाना चाहा तो बाबर और मामू फुरकान दोनों ने इसे इशारे से मना कर दिया। इसका चेहरा तो देखो कैसे सुता हुआ है, लगता है जैसे बहुत रोकर आया हो। साबरा ने बड़े दुख से कहा, इसे मत छेड़ो, इसे अब तलाश छोड़ दो। तुम इसके पास जाओगी तो वो और रोएगा और दुखी होगा। मामू फुरकान ने साबरा को समझाया। अच्छा मैं कुछ बोलूंगी नहीं, देख तो हम कि वो अंदर क्या कर रहा है। साबरा ने कहा, जाओ देख आओ। मामू फुरकान ने इजाजत दी। वो जानते थे कि साबरा अपनी ममता से मजबूर है। साबरा ने फौरन अकबर के कमरे का रुख किया। ये अच्छा था कि इसने अपना दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था। इसने ऐसे ऐसे दरवाजा खोलकर अंदर झांका। अकबर ने अपने जूते भी नहीं उतारे थे। वो बेड पर लेटा छत को घूर रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज से इसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर माँ को पाया तो आहिस्ते से बोला, अम्मी आ जाए अम्मी। तब साबरा ने पूरा दरवाजा खोल दिया। मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई और बोली, आराम कर रहे हो? हाँ अम्मी, अब जिंदगी में आराम ही आराम रह गया। जिससे जिंदगी की हलचल मची थी वो तो चली गई। बेटा फिक्र क्यों करते हो? साबरा ने इसे तसल्ली दी। क्या हुआ, घर के सारे ताले बंद हो गए? हाँ अम्मी, कमरे से शमा भी गायब थी। अकबर ने कहा, अम्मी मुझे इस घर में नीलम का एक पैगाम मिला। कैसा पैगाम? साबरा ये कहकर इसके नजदीक बैठ गई। बाथरूम के दरवाजे के पीछे लिपस्टिक से लिखी हुई नीलम की तहरीर मौजूद है। हाय, साबरा को बड़ी हैरत हुई। क्या लिखा है वहाँ? अम्मी, फिर अकबर से कुछ बताया ना गया। इसकी आंखों में आंसू मंडाए वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर रो दिया। फिर साबरा ने इससे कुछ नहीं पूछा, बस खामोशी इसके बालों में उंगलियां फेरती रही और इसकी आंखों के आंसुओं को अपने दुपट्टे से साफ करती रही। थोड़ी देर के बाद रास्ता कमरे में दाखिल हुई। इसने साबरा के नजदीक आकर आहिस्ता से कहा, अम्मी आपको अबू बुला रहे हैं, तुम चलो मैं आती हूँ। साबरा ने इसे जवाब दिया। तब अकबर ने अपना सर साबरा की गोद से उठाकर तकिए पर रख लिया और दूसरी तरफ करवट ले ली। साबरा जब टीवी लॉन्च में आई तो बाबर ने कदरे नाराजगी से कहा, इसीलिए मैं तुम्हें वहां जाने से रोक रहा था, तुम वहां जमकर ही बैठ गई। साबरा ने बाबर की बात का कोई जवाब न दिया। मामू फुरकान से मुखातिब हुई, मामू आपको कुछ मालूम है कि नीलम ने अकबर के नाम क्या पैगाम छोड़ा है? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। मामू फुरकान ने कहा, बाथरूम के दरवाजे के पीछे वो कुछ लिख कर गई है। अभी ये बातें हो ही रही थी कि घर की घंटी बजी। मामू फुरकान का लड़का इरफान, जो हैदराबाद के एक बैंक में मैनेजर था, वो घर में दाखिल हुआ। इरफान यहाँ अपने बाप की तलाश में आया था। मामू फुरकान सुबह के घर से निकले हुए थे, वो अभी तक घर वापस नहीं पहुंचे थे। इरफान घर पहुंचा तो इसे सारे हालात का इल्म हुआ। मामू फुरकान एक मरतबा जिनके हाथों से उठा चुके थे, इसलिए घर का कोई फर्ज चाहता ना था कि मामू फुरकान इस मामले में खुद को मुलविस करे। लेकिन ये बात किसी में कहने की हिम्मत ना थी, क्योंकि मामला रिश्तेदारी और इंसानी हमदर्दी का था। मुमानी रियाना खासी परेशान हो रही थी, उनका परेशान होना भी बचा था। मलिर को इतनी दूर ना था, इन लोगों को दोपहर तक वापस आ जाना चाहिए था, मगर अब शाम गहरी हो चली थी और मामू फुरकान का कहीं पता ना था। तब इरफान नए घर का पता लेकर निकल पड़ा। इरफान को देखकर मामू फुरकान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे अम्मी से सब्र ना हो सका अब्बा, आपको देर भी तो बहुत हो गई। इरफान ने बड़े मुदवाना लहजे में कहा। अकबर को जब मालूम हुआ कि इरफान आया तो वो अपने कमरे से उठकर चला आया। अकबर को देखकर इरफान हैरत ज़दा रह गया। अकबर तुम यहाँ हो? इरफान की हैरत का अकबर ने कोई खास नोटिस ना लिया। वो अपने काम में जुटा था। धीरे से बोला, और मुझे कहाँ होना चाहिए था? शुबह तो मुझे अम्मी की बात से ही हो गया था, लेकिन अब तुम्हें यहाँ देखकर शुबह यकीन में तब्दील हो गया। इरफान ने बड़े पुरयकीन लहजे में कहा। भाई इरफान, क्या हुआ? आपको किस बात का यकीन हो गया? राशिदा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आज अकबर को हैदराबाद स्टेशन पर देखा था नीलम के साथ। इरफान ने बिलाकर हैरान करने वाली खबर सुनाई। ये खबर वाकई बड़ी धमाका खेज थी। सबके सब चौंक गए और हैरत से इरफान को देखने लगे। तुमने अकबर को नीलम के साथ देखा था? मामू फुरकान ने दोबारा तस्दीक चाही। जी अब्बा, इरफान ने बड़े यकीन से कहा। पूरी बात तफसील से बताओ, बाबर अली ने बेचैन होकर कहा। मैं हैदराबाद से कराची हमेशा अपनी गाड़ी पर आता हूँ। आज गाड़ी खराब थी तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से ट्रेन से सफर नहीं किया, आज ट्रेन से सफर किया जाए। स्टेशन पर पहुंचा, मेरी गाड़ी आने में देर थी। मैं प्लेटफॉर्म पर इधर उधर चलने लगा। इतने में कराची से आने वाली एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकी। गाड़ी रुकते ही मेरी नजर नीलम पर पड़ी। वो बर्थ पर बैठी थी और इसकी नजरें ऊपर थी, शायद वो खिड़की खोलने वाले को देख रही थी। फिर मुझे खिड़की में अकबर का चेहरा नजर आया। नीलम की शक्ल देखते ही मैं खिड़की की तरफ बढ़ चुका था। जब मैंने अकबर को खिड़की से झांकते देखा तो मैंने इसे आवाज दी। अपना नाम सुनकर इसने एक नजर मेरी तरफ देखा। वो आंखें देखकर मैं एक लम्हे को ठटक गया। वो इंसानी आंखें नहीं थी और अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि किसी बिल्ले की आंखें थी। इस वक्त क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं अकबर को अपने सामने देख रहा हूँ, इसलिए मैंने इसकी आंखों पर इतना गौर नहीं किया। लेकिन अब जबकि मुझे यकीन हो गया कि अकबर नहीं था, तो वो आंखें अपने तमाम असरार के साथ मेरे सामने हैं। बहरहाल अकबर ने अपना नाम सुनते ही फौरन खिड़की गिरा ली। मुझे बड़ी हैरत हुई, कुछ गुस्सा भी आया कि अकबर ने क्या किया। मेरी तरफ देखकर भी खिड़की बंद कर ली। क्या इसने मुझे पहचाना नहीं, या अगर पहचान लिया था तो पहचान कर अनजान बन जाना चाहता था? फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने तय किया कि ये अकबर मुझे नहीं पहचानना चाहता तो ना पहचाने। ये अजनबी बन गया है तो मैं भी क्यों ना अजनबी बन जाऊं। बस फिर ये सोचकर मैं खिड़की के सामने से हट आया। कुछ देर के बाद गाड़ी प्लेटफॉर्म से चली गई। घर आया, पहले अम्मी से मैंने अकबर की शिकायत की कि वो अपनी बीवी के साथ लाहौर जा रहा था, लेकिन इसने मुझसे स्टेशन पर बात तक ना की, बल्कि मुझे पहचान कर फौरन खिड़की बंद कर ली।
मेरी शिकायत सुनकर अम्मी हैरत ज़दा रह गई। उन्होंने बड़े यकीन से कहा कि वो अकबर नहीं हो सकता, क्योंकि अकबर तो आज सुबह तुम्हारे अब्बा के साथ मलिर इमली वाले बाबा से मिलने गया है। फिर शाम तक अब्बा घर नहीं पहुंचे तो और फिक्र लाक हो गई। अजीब अजीब वसवसे दिल में पैदा होने लगे। तब अम्मी ने घबरा कर मुझे यहाँ भेज दिया कि सही सूरत हाल मालूम करूँ। ये कहकर इरफान खामोश हो गया। इरफान क्या खामोश हुआ, गोया सबकी जुबानें सल्ब हो गई। किसी में हिम्मत न रही कि सवाल करे। अब सवाल करने की जरूरत भी क्या थी, सब कुछ सामने आ गया था। इमली वाले बाबा के जुमले से इरफान के बयान में एक ही दास्तान थी, कड़ी से कड़ी मिलती जा रही थी, इसरार खुलते जा रहे थे। अब ये बात सब पर अच्छी तरह अया हो गई थी कि सैदपुर का जिन खाली घर को खाली कर गया था, और वो अकेला न गया था, अपने साथ नीलम को भी ले गया था। और किस तरह ले गया था ये बात भी अब सामने आ गई थी। दादा गफूर ने कहा था कि इमली वाले बाबा से रजू किया जाए। दादा गफूर के हुक्म पर अमल करते हुए मामू फुरकान और अकबर ने एक बार फिर मलीर के जंगल का रुख किया। जंगल बिल्कुल सुनसान पड़ा था। अकबर बड़ा चौकन्ना होकर चल रहा था। इसकी नजरें दाएं बाएं घूम रही थी। गाय गाय वो पीछे मुड़कर भी देख लेता था। अकबर क्या परेशानी है, मामू फुरकान ने पूछा। जी कोई नहीं, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। अकबर को अपनी बनाई हुई पत्थरों की निशानी दिखाई देने लगी। थोड़ा और आगे बढ़े तो इन्हें इमली के दरख्त में बना हुआ वो मेहराबी खोखा खाली नजर आया। इस खोखे के सामने पड़ा हुआ भारी पत्थर जिस पर इमली वाले बाबा आसन जमाकर बैठता था, वो भी खाली पड़ा था। इमली वाले बाबा का दूर तक पता ना था। पिछली मर्तबा भी तो ऐसा ही हुआ था कि बाबा कहीं नजर न आया था। लेकिन जब अकबर ने पानी में जाने की तैयारी की तो बाबा इमली के दरख्त के पीछे से निकल आया। अब भी यही कयास किया गया कि वो तने के इस तरफ होगा। मामू क्या करना चाहिए, अकबर ने पूछा। मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। खैर तुम जरा चबूतरे पर जाकर देखो। किस किस्म की गड़बड़ मामू? मुझे यूं लगता है जैसे इमली के दरख्त के पीछे अब कोई नहीं। मैं भी देखता हूँ जाकर। अकबर ने अपने जूते मुझे उतारे और नहर में उतर गया। अब इसने पहला कदम ही बढ़ाया था कि एक बंदर दरख्त के पीछे से बरामद हुआ और उचक भारी पत्थर पर बैठ गया। अकबर ने दूसरा कदम आगे बढ़ाया तो एक और बंदर दरख्त की ओर से निकला और पत्थर पर बैठे हुए बंदर के सामने जमीन पर बैठ गया। अकबर ने तीसरा कदम बढ़ाया तो एक और बंदर दरख्त के पीछे से निकला। अब अकबर जैसे कदम बढ़ाता, हर कदम पर एक बंदर दरख्त की ओर से निकलता और बाहर आकर जमीन पर बैठ जाता। पहला बंदर पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था और बाकी आने वाले बंदर दायरे की शक्ल में इसके सामने नीचे बैठते जा रहे थे। अकबर को कुछ मालूम नहीं था कि ऊपर चबूतरे पर क्या हो रहा है। चबूतरा अकबर के कद से खासा ऊंचा था। इसे वहां की सूरत हाल सीढ़ियां चढ़कर ही मालूम हो सकती थी। मामू फुरकान नहर के किनारे खड़े थे। उन्होंने बंदरों की पुरस्कार आमद देख ली थी। बंदरों का दरख्त की ओर से निकलना अब भी जारी था। मामू फुरकान को अंदाजा हो गया था कि इन बंदरों की अज़ाइम क्या है। तब उन्होंने अकबर को आवाज दी, अकबर जी मामू। अकबर ने बढ़ता हुआ कदम रोककर मामू फुरकान की तरफ देखा। वापस आ जाओ बेटा। क्यों मामू? जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। बहस मत करो, फौरन पलट आओ। इस मर्तबा मामू फुरकान की आवाज में कोई ऐसी बात थी कि अकबर की बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो जल्दी से नहर से निकल आया और जब इसने किनारे पर चढ़कर दरख्त के नीचे देखा तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अरे मामू, ये इतने सारे बंदर कहाँ से आ गए? बस अब वापस चलो, मामू फुरकान ने तंबीह की। लेकिन मामू, अकबर ने कुछ कहना चाहिए, लेकिन का वक्त नहीं है। अगर बंदरों ने हम पर हमला कर दिया तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। मामू फुरकान ने अकबर का हाथ पकड़ा और इसे जंगल की तरफ खींचने लगे। फिर जब वो बंदरों की जद से निकल आए तो मामू फुरकान ने इसका हाथ छोड़ दिया। ये सब क्या था मामू? अकबर ने पूछा। ये जंगल का असरार है। मामू फुरकान ने गोलमोल बात की। और इमली वाले बाबा वो इस वक्त दरख्त के नीचे नहीं थे। अगर थे तो हमसे मिलना नहीं चाहते थे। ये आप कैसे कह सकते हैं? अकबर ने पूछा। ये मेरा अंदाजा है। तुम जानते हो कि मेरे अंदाजे किस कदर सही होते हैं। इनकी मुलाकात इमली वाले बाबा से ना हो सकी। अकबर के दिल पर घटा सी छा गई। हर सो अंधेरा फैल गया। नीलम खाली घर में मुजीद थी तो कम से कम इस बात की हुई थी कि वो एक ना एक दिन आजाद हो जाएगी। अब वो उम्मीद की किरण भी खत्म हो गई थी। सैदपुर का जिन नीलम को ले उड़ा था। इसे नहीं मालूम था कि इसे क्या किसी को नहीं मालूम था कि सैदपुर का जिन नीलम को कहाँ ले गया है। अब वो इसे कहाँ तलाश करेगा, कैसे हासिल करेगा? जिससे मदद की उम्मीद थी वो भी गायब हो चुका था। इमली वाले बाबा की जगह बंदरों से मुलाकात हुई थी। मामू फुरकान और दादा गफूर जैसे बेबस हो गए थे। के पास झूठी तसलियां रह गई थीं। जिनके खाली घर से चले जाने और इस बात की शहादत मिल जाने के बाद कि नीलम जिनके साथ गई है, इस बात की जरूरत थी कि नीलम के वालिदैन को इस हादसे की इत्तला दे दी जाए। बाबर ने अपने फर्नीचर के शोरूम से लाहौर फोन किया। फयाज हुसैन अपने दफ्तर जा चुका था। वाहिदा घर पर मौजूद थी। इसने फोन उठाया। हेलो, हाँ वाहिदा, मैं बाबर बोल रहा हूँ। बाबर भाई क्या हाल है? वाहिदा ने पूछा। वाहिदा, इधर एक हादसा हो गया है। बाबर अली ने अफसरदा लहजे में कहा। या अल्लाह खैर? वाहिदा ने फौरन अपना दिल थाम लिया। क्या हुआ बाबर भाई? नीलम तो खैरियत से है। वाहिदा, नीलम को जिन ले उड़ा। हाय अल्लाह, ये खबर सुनकर वाहिदा पर लर्जा तारी हो गया। वो इसे कहाँ ले गया है? कुछ नहीं मालूम। मामू फुरकान के लड़के इरफान ने नीलम को हैदराबाद स्टेशन पर कराची से जाने वाली एक गाड़ी में देखा था जिनने अकबर का रूप धारा हुआ था। बाबर अली ने मायूसी से कहा। ओ मेरे खुदा, अब क्या होगा? वाहिदा पर लर्जा तारी था। फयाज कहाँ है? वो अभी अपने ऑफिस के लिए निकले हैं। मैं अभी इत्तला देती हूँ। वाहिदा ने कहा। वाहिदा, तुम लोग कराची क्यों नहीं आ जाते? बाबर अली बोला। बाबर भाई, अगर सीट मिल गई तो हम आज शाम ही कराची पहुंच जाएंगे। हाँ, तुम लोग आ जाओ तो फिर मिल बैठकर सोचेंगे कि आइंदा क्या करना है। वाहिद और फयाज हस्बैंड प्रोग्राम 6 बजे की फ्लाइट से कराची पहुंच गए। वो आए भी और चले भी गए, लेकिन ये बात ना तय हो सकी कि नीलम के सिलसिले में क्या किया जाए।
मामू फुरकान भी इस मजलिस से मुशावरत में शामिल थे, लेकिन किसी के पास कोई हल ना था। किसी ने कहा कि नीलम की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी, लेकिन सवाल यह था कि पुलिस इस सिलसिले में क्या कर सकती थी। 2 पुलिस अफसर पहले ही खाली घर से सजा पा चुके थे। फिर सोचा कि अखबारों में नीलम की तस्वीर के साथ एक इश्तिहार दिया जाए जिसमें नीलम से मुखातिब होकर कहा जाए कि वो जहाँ कहीं भी है फौरन अपने पते से आगाह करे। फिर ये तजवीज़ मुस्तरद हो गई, क्योंकि ये क्या ज़रूरी था कि नीलम इस इश्तिहार को देख लेगी, जाने जिन ने इसे कहाँ ले जाकर रखा होगा। नीलम में इतनी अकल तो है, वो अगर इस पोजीशन में हुई तो खुद ही अपने पते से आगाह कर देगी। इसने अगर अपने पते से आगाह कर भी दिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वो इतने दिन खाली घर में रही तो किसी ने सैदपुर के जिनका क्या बिगाड़ लिया। वाहिदा और फयाज 2 दिन कराची रहकर वापस लाहौर चले गए। वाहिदा की हालत बहुत ख़राब थी। वो इस तस्वुर से ही काम जाती थी कि जिन इसकी बेटी को अपने साथ ले गया है, जाने इसने इसका क्या हशर किया होगा। कराची से लाहौर तक इसकी आंखों से अश्क रवा रहे। वाजिदा और फयाज हुसैन के लाहौर जाने के बाद इन लोगों ने किराए का घर छोड़ दिया और खाली घर में वापस आ गए। खाली घर में शिफ्ट होने से पहले दादा गफूर को लिया गया। उन्होंने इस घर में झाड़ फूंक की, इस घर को चप्पा चप्पा धुलवाया गया, हर कमरे में अगरबत्ती जलाई गई, कुरान ख्वानी करवाई गई। तब जाकर ये लोग अपने मकान में वापस आए। पहली रात इस मकान में बड़ी बेचैन गुजरी। ये लोग इस मकान में शिफ्ट हो गए थे, झाड़ फूंक भी की थी, फिर भी इसी रात धड़का लगा रहा कि जाने किधर से मियाओं की आवाज़ आ जाए और सारा मामला ठप हो जाए।